हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग अपने क्लास में शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3, दैट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। वैसे इसका नाम सिर्फ रैंडम वेरिएबल्स है। देखो आखिर रैंडम वेरिएबल होता क्या, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। 11th-12th में बायनोमियल या बर्नौलीज थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ हमें डिटेल में पढ़ना है। तो रैंडम वेरिएबल है क्या, एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सपोज वी टॉस, अभी डेफिनेशन वगैरह सब लिखवाएंगे, पहले एक एग्जाम्पल से समझो। सपोज वी टॉस अ कॉइन फॉर 5 टाइम्स। अगर एक कॉइन को मुझे मौका मिला है 5 बार टॉस करने का, और हेड का आना अगर सक्सेस काउंट किया जाता है, मतलब हेड आएगा, इस बात की हम लोग ये कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, तो क्या क्या व्हाट आर द पॉसिबल केसेस फॉर द नंबर ऑफ हेड्स कमिंग आउट ऑफ द टोटल 5 नंबर ऑफ ट्रायल्स। पहला ये हो सकता है एक भी हेड ना आए, ठीक है, बहुत बढ़िया। व्हेन 5 चांस में से कभी कोई हेड आया ही नहीं, व्हेन नो हेड अपीयर्स, एक बार भी हेड नहीं आया, ऐसा भी तो हो सकता है ना। When one head appears, 5 चांस मिला था मुझे एक कॉइन को टॉस करने का, लेकिन उसमें से सिर्फ एक बार हेड आया। वो किस बार आया ये मुझे नहीं पता, हो सकता है फर्स्ट चांस में आ गया हो, या फिर 5th चांस में, या किसी बीच वाले चांस में। ज्यादा से ज्यादा फिर 2, 3 हेड्स भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे मौका कितनी बार मिला है, 5 टाइम्स का। 4 हेड्स भी आ सकते हैं। 5 हेड्स भी आ सकते हैं। क्या 6 हेड्स आ सकते हैं? नहीं आ सकते, तब तो ये लिखना गलत हुआ ना, इसको जल्दी से इरेज करो। यानी जितना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स मिलता है हमें, जितना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स मिलता है, उससे ज्यादा कभी भी कोई रैंडम वेरिएबल नहीं हो सकता, क्योंकि उतने में से ही केस काउंटिंग करके रैंडम वेरिएबल बनता है ना। तो these may be the simple situations when we are counting for head only. अब इनको लैंग्वेज में मैंने लिख रखा है सारे केसेस को। अगर इन्हीं को मैथमेटिकल किसी सिंबल से, नोटेशन से या नंबर से हमें रिप्रेजेंट करना पड़े, वो भी हम कर सकते हैं। ऐसे ही सिचुएशंस को नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। एक ऐसा वेरिएबल जो हर सिचुएशन के लिए एक यूनिक नंबर या यूनिक वैल्यू लेकर के आए, वैसे वेरिएबल को हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल। तब हम लिखेंगे लेट x बी, और थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, लेट x बी नंबर ऑफ हेड्स। तो पता है ये रैंडम वेरिएबल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नो हेड अपीयर्स, एक बार भी हेड नहीं आया, x की वैल्यू हो जाएगी 0। पहली बार समझो कि रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होता है। अगर एक बार हेड दिखा तो बच्चे x इज इक्वल टू 1, 2 बार हेड दिखा तो इसी को हम मैथमेटिकल नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 2। अब आप समझ ही गए होंगे, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5। तो ऐसा कोई भी वेरिएबल जो डिफरेंट आउटकम्स, डिफरेंट इवेंट्स को एक नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट करे, नंबर से कनेक्ट कर दे, दैट वेरिएबल इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। अभी ये जो रैंडम वेरिएबल है, इसकी फर्स्ट वैल्यू 0 आई है, 0 के बाद सीधा 1 है। क्या रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0.1 हो सकती है यहाँ पर? उसका कोई मीनिंग नहीं होगा 0.1, 0.2, यानी यहाँ ना एक गैप के बाद रैंडम वेरिएबल आ रहा है। अगर सबसे पहला रैंडम वेरिएबल 0 है, नेक्स्ट रैंडम वेरिएबल 1 है, तो बीच में और कोई रैंडम वेरिएबल नहीं होगा।
ऐसे जो ब्रेक ब्रेक करके वैल्यूज आती है ना, पता है इनको क्या कहते हैं? डिस्क्रीट। ऐसे रैंडम वेरिएबल्स को क्या कहते हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सब लिखवाएंगे बच्चे, सबका डेफिनेशन लिखवाएंगे, पहले समझ जाओ रैंडम वेरिएबल को। आगे अब हम लोग आर डॉट वी डॉट से शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लो मैंने ले लिया लेट y बी height of the building, या कुछ भी ले लो, लेट, अभी समझा रहे, लेट y be the height of the child, लेट y be height of the child, और चाइल्ड 5 फीट से ज्यादा हाइट का नहीं लिया गया उस ग्रुप में। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देन y will be represented, y में भी 2 फीट से कम के बच्चे नहीं है और 5 फीट से ज्यादा के बच्चे नहीं है। तो 2 फीट से कम नहीं है, यानी मिनिमम हाइट एक्सेप्टेबल में भी 2 फीट, और ज्यादा से ज्यादा कितने? 5 फीट। तो ऐसे रैंडम वेरिएबल को लिखा गया, एंड दिस इज, इट इज एन इंटरवल। ये एक इंटरवल है। ये अलग बात है कि ये अभी क्लोज्ड इंटरवल है, ओपन इंटरवल भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे ऐसे लिख दो, चाहे ओपन में लिख दो। 2 फीट से ऊपर ही लेने और 5 फीट से नीचे ही लेने हैं, यानी 2 फीट और 5 फीट वाले इंक्लूडेड नहीं है। या फिर ऐसे लिख सकते हो, वो सब अपने आप आ जाएगा। तो इस टाइप का जो भी इंटरवल बनता है, पता है इन सबको क्या कहते हैं? दीज आर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो हर एक्सपेरिमेंट का, अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंट सिर्फ साइंस में ही होता है, कुछ कुछ को मिक्स करना, एसिड बेस, यही नहीं होता एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी की दुनिया में हम कोई भी एक्शन करते हैं, चाहे बॉल को चूज करें, कार्ड को चूज करें, डाइस को उछालें, कमिटी का मेंबर चूज करें, या बहुत कुछ अरेंज करें वर्ड्स को, इन सब को, ये सारे एक्शन क्या कहलाते हैं? एक्सपेरिमेंट। कॉइन को टॉस करें, कुछ भी। और इन एक्सपेरिमेंट का जो भी आउटकम होता है, अगर हम हर आउटकम को एक मैथमेटिकल नंबर से रिप्रेजेंट कर दें, ध्यान से सुनो बच्चे जो लेट से आए थे, अगर हर आउटकम के लिए एक यूनिक मैथमेटिकल नंबर है जो कि सिर्फ उसी के लिए है, किसी और के साथ मैच नहीं करेगा, देन दे आर कॉल्ड रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, रैंडम वेरिएबल्स। और रैंडम वेरिएबल्स के थ्रू स्टडी करने से बहुत ज़्यादा आसान हो गया प्रोबेबिलिटी निकालना, क्योंकि इसी रैंडम वेरिएबल पे बेस्ड होकर के आगे हमें बर्नौलीज, बाइनोमियल, पॉइसन, हाइपर ज्योमेट्रिक, नेगेटिव बाइनोमियल तो है नहीं, पॉइसन, पॉइसन प्रोसेस, ये टोटल 5-6 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन हमें पढ़ने हैं। ठीक है बच्चे, तो रैंडम वेरिएबल थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। तो चाहे लेंथ हो, हाइट हो, वॉल्यूम हो, टेम्परेचर हो, ऐसे फिजिकल यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो डेसिमल में भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। अब अपना खुद ब्रेन लगाना, जो डेसिमल में भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर हाइट 1 फीट आ गया तो नेक्स्ट हाइट सीधा 2 फीट होगा। क्यों? कोई बच्चा का हाइट क्या 1 और 2 फीट के बीच में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसे रैंडम वेरिएबल विच कैन टेक एनी वैल्यूज बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, सारे कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज लेता है, एक इंटरवल बनाता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो ये लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर, टाइम, इन सब के साथ लगता है, टेम्परेचर वगैरह सब के साथ लगता है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड चीजें हमें पढ़नी है चैप्टर 4 में। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तो अब आप जान ही चुके हो कि ऐसे रैंडम वेरिएबल जिसमें अगर 2 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आ चुके हैं, मान लो 1 और 2, तो इनके बीच में फिर कुछ और नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज ही आएंगे, यहाँ तो चलो काउंटिंग था हेड का तो इंटीजर ही आएगा, लेकिन किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि रैंडम वेरिएबल आर 0.1, नेक्स्ट वाला है 0.2, ऐसा भी हो सकता है कि 0.1, 0.2, 0.3 ये सब रैंडम वेरिएबल हो, तो फिर इन दोनों के बीच में कोई नहीं आने वाला। डिस्क्रीट का मतलब यही होता है। ठीक है,
कि गैप रहना ही रहना है, डिस्क्रीट में गैप कुछ ना कुछ होगा ही होगा हर दो रैंडम वेरिएबल के बीच में। आप जो कुछ सुनते हो ना अनाउंसमेंट, आप याद करो रेलवे प्लेटफॉर्म पे, या म्यूजिक में कुछ ऐसे बीच में घुसा दिए जाते हैं वॉइस, लाइक कुछ भी आप सुनते हो कि योर ट्रेन नंबर दिस 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 इज अराइविंग, उस पे कभी ध्यान दिया उस नोट पे? म्यूजिक में भी सॉन्ग के बीच में, ठीक है। तो ऐसे जो चीजें होती है जो रुक रुक करके आती हैं उनको कहते हैं डिस्क्रीट, तो वो डिस्क्रीट म्यूजिकल नोट होता है। उनका इतना गैप कम कर दिया जाता है कि आपको सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन उसमें आप ठहराओ फिर भी जज कर सकते हो कि यस देयर इज। लेकिन हम लोग जो बोलते हैं दीज आर कॉन्टिन्यूअस, और जो रिकॉर्डिंग होती है सॉन्ग्स की वो सब कॉन्टिन्यूअस वॉइसेस होते हैं। आगे बात समझ में बच्चे, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। तो डिस्क्रीट हमें चैप्टर 3 में पढ़ना है। जो चीज चैप्टर 3 में कर रहे हैं वो सारी चीजें रिपीट होंगी चैप्टर 4 में, लेकिन चैप्टर 3 में हमें समेशन के थ्रू करना है, चैप्टर 4 में इंटीग्रेशन यूज करना है, इसलिए ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आप रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन लिख लो। सभी अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है रैंडम वेरिएबल का। it is value or number, it is value or number assigned with, it is value or number assigned with a variable which represents different outcomes of any experiment, किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो डिफरेंट आउटकम्स होता है उनके लिए जो नंबर जो वेरिएबल यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। सो इट मे बी, रैंडम वेरिएबल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, DRV डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, शॉर्ट फॉर्म में CRV। अब आप समझ ही रहे होंगे DRV में x इज इक्वल टू 1 2, कुछ ना कुछ गैप होगी। राहुल रेडमी नोट 9 प्रो, आप लोग प्लीज म्यूट कर लें अपने माइक को। 1 2 3 4 कॉन्टिन्यूअस में इंटरवल होगा, लाइक A बिटवीन B, ऐसे इंटरवल भी हो सकते हैं जिनको ओपन इंटरवल कहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये लैंग्वेज से क्लियर हो जाएगा इसलिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। पता है ऐसे इंटरवल को क्या कहते हैं? बिटवीन A एंड B एक्सक्लूसिव, लैंग्वेज पे ध्यान दो, बिटवीन A एंड B एक्सक्लूसिव मतलब बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है। ये हो गया बिटवीन A एंड B इंक्लूसिव। अगर x ग्रेटर देन A हो गया, ऐसा यहां भी लागू होता है, ठीक है, ऐसा यहां भी लागू होता है, किसमें? डिस्क्रीट में भी, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव ये सब आप समझ जाओगे। ग्रेटर देन इक्वल टू A हो सकता है, लेस देन इक्वल टू B हो सकता है। इस केस में लैंग्वेज आपको एटलीस्ट का मिलेगा, इस केस में लैंग्वेज आपको एटमोस्ट का मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से और भी कुछ अगर केसेस आते हैं तो वहां हम लोग जज कर पाएंगे कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। लेकिन बच्चे याद रहे ये हमें चैप्टर 4 में करना है और ये चैप्टर 3 में करना है, इसलिए चैप्टर 3 का तो नाम रैंडम वेरिएबल्स है, लेकिन हम लोग उसको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, हेलो, यस, क्या बोल रहे हो अब्दुल, बोलो। रैंडम वेरिएबल, ये कॉइन वाला एग्जांपल आपने सुना था, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं 5 टाइम्स। तो हाँ, तो अभी ना रैंडम वेरिएबल होता क्या, एग्जांपल से क्लियर होगा। इन सारे सिचुएशंस के लिए हम नंबर यूज कर रहे हैं, लाइक एक कॉइन को 5 बार टॉस किया तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं, अगर हेड का आना ही हम लोग देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन था कि व्हाट मे बी द पॉसिबल नंबर ऑफ हेड्स, तो हेड का नंबर 0 भी हो सकता है एक बार भी हेड आए ही ना। हेड का नंबर 1 भी हो सकता है, एक बार अब किसी भी चांस में हेड आ गया होगा, 2 हेड्स आ गए होंगे, 3 हेड्स आ गए होंगे, 4 हेड्स आ गए होंगे, 5 हेड्स आ गए होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा।
तो इसका मतलब मैक्सिमम एक्स की वैल्यू कहाँ तक जाती है, एन तक जाती है। तो ऐसे ही सिचुएशंस के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग हर जगह। ये सारे क्या है, वेरिएबल हैं, और ये सारे वैल्यूज हैं, लेकिन वैल्यूज डिफर करेंगे क्योंकि सिचुएशन डिफरेंट होगा तो वैल्यूज भी डिफरेंट होगा। हर सिचुएशन के लिए एक ही नंबर, ये देखो तो जीरो जो आया है ये जीरो किसी और के लिए नहीं आ सकता, ये जीरो किसी और के लिए नहीं आ सकता। अब ये 5 किसी और के लिए नहीं आ सकता, जो हमने रैंडम वेरिएबल एज्यूम किया है उसके तहत। आई बात समझ में? नहीं समझ में आया है तो रैंडम वेरिएबल का भी बहुत सारा एग्जाम्पल वगैरह देखने वाले हैं ना, तो आ जाएगा समझ में। ठीक है, चलो। अगर आपके पास रीडिंग है तो आप अपने बुक को निकाल सकते हैं, और इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। 3.1 में तो खाली रैंडम वेरिएबल पहचानने का ही है। यहाँ देखो, एग्जाम्पल 3.1, पेज नंबर 93 दिख रहा होगा आपको। When a student calls a university help desk for technical support, मिल गया सबको? 3.1 का पहला ही एग्जाम्पल है। He she will either immediately be able to speak to someone, तो सक्सेस। अगर आपको कॉल आप लगाते हो और आपका कॉल लग जाता है और आपकी किसी से बात हो जाती है तो इट इज कंसिडर्ड एज सक्सेस, और इसको हम लोग एस मान रहे हैं, यानी एस में बात हो गई है, एबल टू स्पीक। तो एक इवेंट होता है फेलियर। अगर सक्सेस के लिए एस लेटर यूज कर रहे हैं तो एफ किसके लिए यूज करेंगे, फेलियर को। अनेबल टू स्पीक, बात नहीं हो पाई अगर, तो इसका मतलब वो कॉल बेकार हो गया, एंड इट इज फेलियर। इन्होंने दे रखा है और विल बी प्लेस्ड ऑन होल्ड, दैट इज फेलियर। और आपके बुक में थोड़ा सा ऐसे डिजाइन से एस बना दिया तो दैट इज सैंपल स्पेस, क्योंकि सक्सेस के लिए हम लोग सिंपल वाला एस यूज कर रहे होंगे। ठीक है, अगर सक्सेस वर्ड होगा कहीं भी लैंग्वेज में तो थोड़ा सा हम सैंपल स्पेस लिखते वक्त ध्यान देंगे। और सैंपल स्पेस के बारे में सबको पता है, व्हाट इज सैंपल स्पेस, कोई बता सकता है मुझे? सेट ऑफ टोटल आउटकम्स, सेट बोलना जरूरी था, जितने भी आउटकम्स हो सकते हैं किसी एक्सपेरिमेंट के, सारे पॉसिबल आउटकम्स को एक सेट के अंदर बंद कर दो, दैट इज योर सैंपल सेट। तो सैंपल सेट यहाँ ये हो गया, और हमने एक रैंडम वेरिएबल एज्यूम कर लिया, लेट एक्स बी रैंडम वेरिएबल सच दैट एक्स एस सक्सेस के लिए नंबर ले लेगा 1 और फेलियर पे नंबर ले लेगा 0। सक्सेस पे नंबर ले लेगा 1 और फेलियर पे नंबर ले लेगा 0। तो यहाँ पर x जो है उसको हम रैंडम वेरिएबल कहेंगे, और उसकी वैल्यू आ रही है पर्टिकुलरली 1 और 0, सो दे आर रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन। समझ में आई बात? इस तरीके से हम रैंडम वेरिएबल कहीं भी एज्यूम कर सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। वैसे आगे चल करके पढ़ेंगे। 1 और 0, आपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस घर में देखे होंगे, इलेक्ट्रिक केटल होता है या बहुत चीजें आती हैं, ऑन होता है तो 1, आयरन, इन सब पे ध्यान दिया होगा, और 0 आपने ऐसा स्विच नहीं देखा घर में? 1 और 0। अब ऑन और ऑफ कहाँ लिखा हुआ कोई भी चीज आता है? डिजिटल वर्ल्ड है तो हर जगह 1 और 0, 1 का मतलब होता है ऑन है, 0 का मतलब होता है ऑफ है। तो हम लोग भी यहाँ पर एक थोड़ी सी अपनी ये बना लेंगे कि जब भी सक्सेस होगा या कुछ हो रहा होगा तो 1 करेंगे, अगर दो ही सिचुएशंस निकल रहे हैं तो, और नहीं हो रहा होगा तो 0 डाल देंगे। यहाँ 2 से ज्यादा कुछ हो ही नहीं रहा, इसलिए 1 और 0 से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ऐसे रैंडम वेरिएबल को हम लोग कहते हैं बर्नौलीज रैंडम वेरिएबल। बर्नौलीज रैंडम वेरिएबल, Bernoulli's random variable which takes either 1 or 0 for only two outcomes, only two outcomes of the
experiment. That is Bernoulli's random variable. तो आप इसको Bernoulli's random variable भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल 3.3. 3.2 आप खुद से पढ़ लेना, इजी है. 3.3 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और 3.3 आगे भी चैप्टर 5 में भी रिपीट होगा. याद रखना, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के सारे एग्जाम्पल्स चैप्टर 5 में भी रिपीट होने हैं. इसलिए मुझे बुक से एग्जाम्पल कराना पड़ रहा है. कई टीचर्स इसको बिना बुक के ही पढ़ा देते हैं. बिना बुक का भी पढ़ाया जा सकता है अपने कुछ एग्जाम्पल्स फ्रेम करके सिंपल बुक से. लेकिन डिवोर बुक में क्या है कि एक ही एग्जाम्पल को आगे के चैप्टर्स में भी रेफरेंस में यूज कर देते हैं. अब वहां फिर से समझाना पड़ेगा. उससे अच्छा है कि डिवोर के एग्जाम्पल्स को आपको देखा हुआ होना चाहिए. तो ये याद रखना, 3.36 पेट्रोल पंप वाला एग्जाम्पल चैप्टर 5 में भी यूज करेंगे हम लोग. तो यहाँ देखो, एग्जाम्पल 2.3 डिस्क्राइब्ड एन एक्सपेरिमेंट इन विच द नंबर ऑफ पंप्स. अच्छा, ये 2.3 से लिया गया है. तो वहां देखो 6 पेट्रोल पंप्स थे एट स्टेशन ए एंड स्टेशन बी. ध्यान से सुनो. आप इसको देखना चाहते हो तो चैप्टर 2 में जा सकते हो. वैसे मुझे पता है तो आपको बता देते हैं. देयर आर 2 स्टेशंस ए एंड बी. पेट्रोल पंप के स्टेशंस होते हैं ना. अब जब पेट्रोल भराने जाते हो तो देखते हो स्कूटी से या कार से, तो वहां पे खड़े स्टाफ आपको इशारा करते हैं कि इधर आ जा, इधर आ जा. 5-6 स्टैंड बने होते हैं. वो स्टैंड किस लिए है कि पेट्रोल पंप जो हैं उनके जगह होते हैं. तो ए के पास भी 6 गैस पंप्स हैं. स्टेशन बी पे भी 6 गैस पंप्स हैं. अब इन्होंने कहा है कि आप रैंडम वेरिएबल बनाओ. कितने टाइप के रैंडम वेरिएबल बन सकते हैं? कितने टाइप के रैंडम वेरिएबल बन सकते हैं? तो बच्चे देखो, इसका सबसे पहले आप सैंपल स्पेस. अच्छा, इन्होंने कहा है कि x जो है ये टोटल नंबर ऑफ, x जो है ये टोटल नंबर ऑफ पंप्स इन यूज. इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से समझना है. एट 2 स्टेशन, अभी तो हम क्वेश्चन ही लिख रहे हैं. y ले लिया द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पंप्स, और u ले लिया मैक्सिमम नंबर ऑफ. y इज difference between the number of pumps in use दोनों स्टेशन पे. Z is maximum of the number of, अच्छा Z नहीं है, U है. U be the maximum of the number of pumps in use. अब देखो इस टाइप के लिए क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं एंड व्हाट मे बी द रैंडम वेरिएबल्स वैल्यूज, उसके बारे में हमें देखना है. क्वेश्चन समझ में आ गया. 2 गैस स्टेशन हैं, दोनों पे 6 आउटलेट्स हैं, और अब हमें इनका सैंपल स्पेस डिजाइन करना है. ध्यान से सुनो. ऐसा हो सकता है कि पहले वाले गैस स्टेशन पे इधर ए का ले लो और इधर बी का ले लो. 0 1. पहले वाले गैस स्टेशन पे एक भी पंप यूज में ना आ रहा हो. ऐसा भी तो हो सकता है सारे के सारे पंप खराब हो. क्यों ऐसा हो नहीं सकता? जब हम रैंडम वेरिएबल की वैल्यू डिसाइड करते हैं तो सब कुछ सोच समझ करके डिसाइड करते हैं. 4 5 अभी बिल्कुल समझ में आ जाएगा. 6. अब आप इधर ले लो 0 1 2 3 4 5 6. ये एग्जाम्पल करना जरूरी है. आप देख रहे हो कि चैप्टर 2 से चैप्टर 3 में रिपीट हुआ है, फिर चैप्टर 5 में रिपीट होगा, इसलिए एग्जाम्पल समझाना जरूरी है. पहले वाले में आप 0 0 लिख दो. पहले वाले में आप 0 0 लिख दो. इसका मतलब है, ध्यान से सुनो,
इन सब का मतलब है दीज आर द पॉसिबल केसेस फॉर द नंबर ऑफ गैस पंप्स इन यूज एट स्टेशन ए। स्टेशन ए पे हो सकता है कि एक भी गैस पंप यूज ना हो रहा, उसके लिए चलो हमने ले लिया 0। हो सकता है एक ही गैस पंप यूज हो रहा, उसके लिए ले लिया हमने 1। हो सकता है 2 ही गैस पंप यूज हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो। 6 से ज्यादा तो ले ही नहीं सकते। जब 6 ही गैस पंप है तो 7 कैसे यूज कर लेंगे? तो मैक्सिमम हम कहां तक जाकर स्टॉप कर देंगे? 6 तक। वही सेम केस इधर भी हुआ है। ये किसके हैं? बी के हैं, और ये किसके हैं? ए के हैं। तो पहला जो मैंने 0 0 लिखा है वो इन दोनों को ध्यान में रख के लिखा है। और ये एक रैंडम वेरिएबल है। और कैसा रैंडम वेरिएबल है कोई मुझे बता सकता है? इसमें 2 चीजें हैं, इसलिए इसको किसी एक खास नाम से जानते हैं। चैप्टर 1 में हमने इसके लिए एक डेफिनेशन पढ़ा था, याद है किसी को? बाई वेरिएट रैंडम वेरिएबल। दो चीजें हैं जिसमें पहला जो है वो स्टेशन ए का कितना गैस पंप यूज में है ये बता रहा है, और दूसरा वाला स्टेशन बी पे कितना गैस पंप यूज में है ये बता रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? 0 1, मतलब पहले वाले का तो गया, काम तमाम है, वहां तो कोई पंप ही नहीं यूज हो रहा। So these may be the possible cases of random variable. Next में क्या बनेगा? 1 0, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5। मुझे अभी पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि x y z तीनों को डिसाइड करना है। 2 0, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। यहाँ हो जाएगा 3 1। सबको आ रही है बात समझ में? जिनको भी नहीं आ रहा पूछेंगे ये रैंडम वेरिएबल कैसे बन रहा है। ये रैंडम वेरिएबल बाय वेरिएट रैंडम वेरिएबल है। और गलत हो गया ना? किसी ने टोका नहीं मुझे। पहला 0 होगा, अब सबका नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 4 6 5 6 6 6। This is 4 5 5 5 6 5. This is 4 4 5 4 6 4. This is 4 3 5 3. आप लोग भी देखते रहना। 6 3. This is 4 2 5 2 6 2. This is 4 1 5 1 6 1. This is 4 0 5 0 6 0. अब देखना जरा, x के लिए हम लोग दूसरा कलर यूज कर रहे हैं। x के लिए ये सारे, ये पूरा सैंपल स्पेस हो गया। तो कोई मुझे बता सकता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी हाउ मच? 7 रोज है। यस नहीं, 36 किसने बोला? अब्दुल ने। देखो बच्चे आपने ध्यान नहीं दिया। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 7 7 जब 49 है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब ध्यान दो, इसमें से इन्होंने कहा है x इज टोटल नंबर ऑफ पंप्स इन यूज एट 2 स्टेशन। तो मुझे बता सकते हो कि x में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? तो टोटल नंबर ऑफ पंप्स इन यूज या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या फिर कहां तक जा सकते हैं? अगर दोनों के 6 पंप्स सारे चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? 12। और 0 मिनिमम वैल्यू, अगर दोनों के सारे पंप खराब पड़े हैं तो 0 हो जाएगा। और अगर सारे पंप दोनों स्टेशन पे काम कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ पंप्स विल बी 12। तो ये पूरा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सारे होंगे रैंडम वेरिएबल्स, पॉसिबल रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, तो x का रैंडम वेरिएबल तो हमने डिसाइड कर लिया। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पंप्स। डिफरेंस आपको बताना है बच्चे। तो डिफरेंस तो 0 हो सकता है, आप खुद ही देखो ना डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस हाँ 0 से कहां तक जाएंगे?
6 तक जाएंगे, 6 से ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। 7 डिफरेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि 7 डिफरेंस होने के लिए 7 0 होना चाहिए या फिर 8 2 होना चाहिए, ऐसा कोई नंबर होना चाहिए। कौन से ऐसे दो नंबर हैं कि डिफरेंस आपका 7 आ जाए? तो 7 0 पेयर ले लो तो भी डिफरेंस 7 आएगा, 8 2 ले लो तो भी डिफरेंस 7 आएगा। यानी 7 डिफरेंस के लिए 6 से बड़ा नंबर होना चाहिए, और 6 से ज़्यादा तो हमारे पास है ही नहीं। तो देखो ना, मैक्सिमम डिफरेंस 6 माइनस 0 6 मिल रहा है, मिनिमम डिफरेंस 6 माइनस 6 0 मिल रहा है। तो डिफरेंस विल बी फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6। यू जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पंप। मुझे ये बताओ, इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ पंप कितना आएगा? ये जो पहला मैंने ब्लू में शेड किया है, यू की वैल्यू इसके लिए कितनी हो? यस, यू की वैल्यू इसके लिए हो जाएगी 0। इसके लिए यू की वैल्यू कितनी होगी सेकेंड वाले बॉक्स के लिए? 1। इसके लिए यू की वैल्यू होगी 2, यू की वैल्यू 3, यू की वैल्यू 4, यू की वैल्यू 5, यू की वैल्यू 6। जब 6 ही पेट्रोल पंप है हमारे पास, तो 6 से ज्यादा कहां से यूज कर लेंगे? तो मैक्सिमम भी 0 से 6 तक ही जाएगा। सो यू विल बी 0 1 2 3 4 5 6। अब जब प्रोबेबिलिटी पूछ, यस, हाँ हाँ सेम होगा, सेम। ये ले लो, ये इसमें u हो जाएगा 3। अब दो नंबर दिया हुआ तो उसमें से मैक्सिमम तो वही होगा ना 3, और मिनिमम भी वही होगा, लेकिन अब ये मैक्सिमम पूछा है तो हम 3 बोलेंगे। आगे बात समझ में? इस बॉक्स के लिए u हो गया 3, y हो गया 0 क्योंकि डिफरेंस था, और x क्या था? 6, टोटल नंबर ऑफ पंप इन यूज। तो हर बॉक्स का x y z x y u तीनों वैल्यू हर बॉक्स की होगी। इस बॉक्स के लिए बताओ तो x की वैल्यू हो गई 6 + 4 10, टोटल नंबर ऑफ पंप्स। y हो गया डिफरेंस इज 2, u हो गया 6। हर बॉक्स की अपनी वैल्यू होगी। क्लियर बच्चे? और किसी को कुछ पूछना है इसमें? अब बच्चे नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हम लोग करने जा रहे हैं, ये है तो बहुत इजी चीज, और इसको हम आप लोगों पे छोड़ते हैं। ठीक है, कि इसमें क्या वैल्यूज होगी आपको देख करके बताना है। क्वेश्चन जो है वो ध्यान से सुनो। कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट इन विच 9 वोल्ट बैटरीज, मतलब इस एक्सपेरिमेंट में 9 वोल्ट बैटरीज के साथ हम कुछ कर रहे हैं, आर टेस्टेड। बैटरी को हम टेस्ट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। रुक कब रुकेंगे? until one with an acceptable voltage is obtained. One with acceptable voltage is obtained. Acceptable voltage is obtained. मान लो एक बास्केट में बहुत सारे बैटरी आए हुए हैं, फैक्ट्री में गए, बन करके आया, मुझे 9 वोल्ट की बैटरी चाहिए। पहले बार में हाथ डाला, हो सकता है पहले बार में ही सक्सेस मिल जाए 9 वोल्ट बैटरी, तो अब हम काम वहीं खत्म कर देंगे। अब आगे सेलेक्ट नहीं करना मुझे, पहले बार में ही अगर 9 वोल्ट की बैटरी मिल गई, खत्म हो गया। अब अगर पहले बार में 9 वोल्ट की बैटरी नहीं मिली, तो हम दूसरा अटेम्प्ट लेंगे, क्योंकि हमें तो स्टॉप तभी करना है जब तक ये एक 9 वोल्ट की बैटरी हमें नहीं मिल जाती। ठीक है, तो पहला फेलियर हो गया, दूसरा सक्सेस हो गया। तो या तो पहले ही बार में सक्सेस हो सकता है, या पहले बार में फेलियर, दूसरे बार में सक्सेस। अब अगर 2 बार हमारे हाथ फेलियर लगा है, फेलियर फेलियर, तो तीसरी बार तो सक्सेस तक ही जा करके हमें स्टॉप करना है। अब आप समझ चुके होंगे, फेलियर 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 सक्सेस, फेलियर 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 सक्सेस, ऐसे तो खत्म ही नहीं होगा। तो ये इनफाइनाइट इसके इनफाइनाइट वैल्यूज होंगे इस रैंडम वेरिएबल के। लेकिन ये रैंडम वेरिएबल है क्या? आगे पढ़ो तो सही। ये तो सैंपल स्पेस हमने बना लिया, चलो सैंपल स्पेस तो हमने डिजाइन कर लिया। डिफाइन अ रैंडम वेरिएबल, इसमें आपको वैल्यू बतानी है, इसलिए ध्यान से सुनो। x इज नंबर ऑफ बैटरीज टेस्टेड, नंबर ऑफ बैटरीज टेस्टेड before
दी एक्सपेरिमेंट टर्मिनेट्स, मतलब एक्सपेरिमेंट खत्म होने से पहले हमने कितने बैटरी को चेक किया होगा। सपोज करो ये हो रहा है, तो इसमें एक्स की वैल्यू कितनी होगी, कोई मुझे बता सकता है? थोड़ा लाउडली बोलना। 1 होगी। किसने बोला? अब्दुल ने बोला? तरुण, ओके। 1 होगी, यस, क्योंकि आपने एक ही बैटरी को टेस्ट किया ना। इसके लिए देखोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। आपने 2 बैटरीज को टेस्ट किया। इसके लिए एक्स की वैल्यू 3, इसके लिए एक्स की वैल्यू 4। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर रैंडम वेरिएबल क्या है। तो रैंडम वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन दिस सिचुएशन और क्या हमारी नीड है, हम किस चीज को फाइंड आउट करना चाहते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ चॉइस को फाइंड आउट करना पड़ा कि हमने कितने बैटरी को चूज किया, तो एक्स उसको ले लिया। अब है 3.1, तो आपका बेटे कंप्लीट हो गया। 3.1 में एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन नहीं करना। यस, क्या रिपीट कर दो? अच्छा ठीक है, चलो इसको इसको पहले इस पे ध्यान दो। अवलीन, आप इसमें बताओ, इसमें आपने कितने बैटरी को सेलेक्ट किया होगा? पहला फेल हो गया, दूसरा फेल हो गया, तीसरा फेल हो गया, चौथा फेल हो गया, फिफ्थ वाला क्या हो गया? सक्सेस हो गया। तो आपने कितने बैटरीज को चेक किया होगा? 5 बैटरीज को चेक किया होगा ना। तो एक्स की वैल्यू हो गई 5। सो सिंपल। अवलीन, आ गया समझ में? यहाँ पर आपने कितने बैटरीज को चेक किया होगा? 4 बैटरीज, इसलिए हम लोग एक्स की वैल्यू 4 ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखो ना, साफ साफ लिखा हुआ है नंबर ऑफ बैटरीज टेस्टेड बिफोर द एक्सपेरिमेंट टर्मिनेट्स। एक्सपेरिमेंट टर्मिनेट यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता। इसलिए हम हर सिचुएशन, यहाँ भी टर्मिनेट हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अगर यहाँ टर्मिनेट होगा तो एक्स की वैल्यू 1, अगर दूसरे बार में मिल गया तो यहाँ एक्स की वैल्यू 2। हो सकता है कि 3 बार में मिल जाए, हो सकता है 4 बैटरी में एक मिल जाए, हो सकता है 5 बैटरी में एक 9 वोल्ट वाला मिल जाए। समझ में आगे बात अवलीन? आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक कर रही है। अवलीन, आपकी वॉइस बहुत। अच्छा ठीक है, मुझे समझ में आएगा कि बाद में रिपीट कर देना वॉइस ब्रेक करते हुए भी, ठीक है। तो बच्चे, इतना तो हो गया 3.1 में। यानी अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, सिर्फ रैंडम वेरिएबल को जाना है कि व्हाट इज रैंडम वेरिएबल, और लैंग्वेज को पढ़ करके क्या होगी रैंडम वेरिएबल और उसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, ये डिसाइड करना हमने सीखा है। ठीक है, रैंडम वेरिएबल क्या होती है, किस क्वेश्चन में किस चीज को लेंगे रैंडम वेरिएबल, ये उसके लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। और उसके बाद से उनकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, ये हम लोगों ने सीख लिया। अब 3.2 में, 3.1 में कोई क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। 3.2 में सारे क्वेश्चन आ ही जाएंगे, इसलिए वो नहीं करना। 3.2 में अब हमें टॉपिक दिया गया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी अब हर x का अपना प्रोबेबिलिटी भी होगा, यानी हर x का अपना एक px भी होगा, हर x का अपना एक px भी होगा। इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आप अपने बुक में, अगर बुक है आपके पास, तो आप देख सकते हो एग्जाम्पल 3.7 में दे रखा है। The Cal Poly Department of Statistics has a lab with 6 computers reserved for statistics measures. 6 कंप्यूटर है लैब में जो कि स्टैटिस्टिक्स के बच्चे ही यूज कर सकते हैं। Let X denote there are 6 computers. Let
x denote number of these computers that are in use, denote number in use, number of computers in use, कितने कंप्यूटर्स यूज में होंगे, इसका नंबर, इसको x रैंडम वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया गया है। अब हमें x और px बताना है। इन्होंने ऑलरेडी हमें दे रखा है x और px, ध्यान से देखो x px। अभी तो फिलहाल इन्होंने px दे रखा है, एग्जाम में हो सकता है कि कोई px का फॉर्मूला होगा, उसमें हम जब x की वैल्यू डालेंगे ना तब हमें px की वैल्यू आएगी। क्लियर बच्चे? अभी देखो, अभी के हिसाब से अगर 6 कंप्यूटर है आपके पास तो व्हाट में बी रैंडम वेरिएबल्स, पहला 0, एक भी कंप्यूटर नहीं यूज में हो, सारे के सारे बंद पड़े हो। 1, एक कंप्यूटर कोई चल रहा हो, 2 यूजर्स यूज कर रहे हो, 3, 4, 5, 6, इससे ऊपर तो जाना बनता ही नहीं है, इससे ऊपर तो जाना बनता ही नहीं है। अब 0 नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर इन यूज, इसका प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालें? तो अभी फिलहाल इस एग्जाम्पल में हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बुक में दे रखा है, ठीक है। लेकिन आगे चल करके ये भी निकालना हम लोग सीखेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशनशिप दिया रहेगा या फंक्शन दिया रहेगा जिसमें एक्स की वैल्यूज ये सारी पुट करते जाएंगे, सबकी अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी अलग अलग आती जाएगी। अभी इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम उसी को यूज कर लेंगे, 0.05। आपको दिमाग नहीं लगाना कि ये कहाँ से आया है। डिवोर की एक ड्रॉबैक क्या है कि डिवोर में क्वेश्चन कहाँ खत्म होता है, सॉल्यूशन कहाँ से शुरू होता है, ये बच्चों को समझ ही में नहीं आता। पूरा वो बस ऐसे ऐसे करके लास्ट में आंसर निकाल देते हैं, तो बच्चा तो कंफ्यूज हो जाता है कि एग्जाम में कहाँ तक गिवन रहेगा और हमें कहाँ से स्टार्ट करना होगा। तो हम लोग आपको बता दें कि एग्जाम में एक्स और पी एक्स दोनों गिवन होंगे, या फिर हो सकता है कि पी एक्स निकालने का कोई फॉर्मूला गिवन होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे अभी ये टेबल दे रखा है, क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी इफ एट मोस्ट 2 कंप्यूटर्स आर इन यूज। प्रोबेबिलिटी सीधा P लिख दें, P फॉर एट मोस्ट 2 कंप्यूटर्स, एट मोस्ट 2 कंप्यूटर्स इन यूज। दूसरा है एट मोस्ट 2 हो गया, P फॉर at least 3 computers in use। थर्ड है P for between 2 and 5 computers, between 2 and 5 computers inclusive। बच्चे आपको बुक बहुत सारे मिलेंगे स्टैटिस्टिक्स के, लेकिन आपको फॉलो डिवोर ही करना है, ठीक है। डिवोर के कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम्पल पहले देख लेना, फिर क्वेश्चन आप चाहे जहां से करो, लेकिन डिवोर को इग्नोर। यस, एडिशन मीन्स, अच्छा वो आपके उस पर लिखा होगा 8th एडिशन शायद है, 7th और 8th में ज्यादा फर्क नहीं है, आप 8th भी ले सकते हो और अगर 7th है आपके पास तो आपको 8th परचेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उससे ऊपर मत जाना। 2 and 5 computers inclusive। फोर्थ है P for between 2 and 5 computers, 2 and 5 computers exclusive। ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे होंगे, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कि व्हाट शुड बी द रैंडम वेरिएबल। पहले में x दे दिया है, x डिनोट द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन यूज, तो कोई मुझे बता सकता है कि फर्स्ट वाले का क्या स्टेटमेंट बनेगा? सबसे पहले ये किस टाइप का रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है? ऑब्वियसली जब चैप्टर नहीं, कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता, नो 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 नो, कैसे? चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, कम से कम इतना तो दिमाग लगाते हैं, यहाँ डिस्क्रीट नहीं होगा। आप ये देख लिए होंगे कि मैंने कॉन्टिन्यूअस के नीचे ऐसे लिख रखे थे केसेस, तो आपको लग रहा है कॉन्टिन्यूअस है, कैसे होगा?
P फॉर एट मोस्ट 2 कंप्यूटर्स, यानी ऐसे बनेगा तो सही, लेकिन x की वैल्यू कौन कौन सा लेगा, 0, 1 और 2। कोई इंटरवल थोड़ी बन रहा है ये, तो ये डिस्क्रीट है। समझ में आ गई बात, 0, 1 और 2। अब या तो 0 हो तो भी चलेगा, 1 हो तो भी चलेगा, 2 हो तो भी चलेगा। हिंदी लैंग्वेज में हम लोग या यूज करते हैं, इंग्लिश में और। So either 0 or 1 or 2, all are acceptable because all lies in this category, at most 2 के कैटेगरी में तीनों आ सकते हैं। तो इसको एडिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग P0 प्लस P1 प्लस P2 लिख सकते हैं, ऐसे तोड़ सकते हैं बच्चे, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी आ सकता है या एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। तो इसमें एडिशन थ्योरम जैसा हम लोग 0, 1 और 2 को ऐड कर देंगे। अब बताओ तो जरा, P0 कितना है, 0.05, P1 is 0.10 and 0.15. So this is 0.05 plus 0.10 plus 0.15, ये कितना हो गया, 15 और 10 25 और 5 30, तो 0.30। क्लियर? सबको आया समझ में कैसे रैंडम वेरिएबल हम लोगों ने डिसाइड किया लैंग्वेज से? सेकंड का आप लोग बताओ बच्चे, P फॉर एटलीस्ट 3 क्या लिखेंगे? चलो 0, 1, 2, 3। हाँ 3 से लेकर के और 6 तक ना, 6 तक अलाउड है। हाँ तो 3 से लेकर के 6 तक, तो P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6, क्योंकि 6 से ज्यादा है ही नहीं हमारे पास रैंडम वेरिएबल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। अब आपके पास ये भी तरीका है कि आप चारों को यहाँ पे पुट कर दो, या दूसरा रास्ता है कि आप 1 में से P x लेस देन इक्वल टू 2 घटा दो। क्यों ऐसा किया? क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी का सम देखो ना 1 आएगा। अब अगर मुझे 3 से लेकर के 6 तक का सम चाहिए, तो इसका सम और इसका सम 1 आएगा, तो ये नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमने 0.3 निकाला हुआ है, तो 1 माइनस 0.3 विल बी 0.7। चलो कहोगे मैम हमारे दिमाग में ये चीज थोड़ी आएगा, तो आप ऐसे सारी वैल्यूज को पुट कर देना। P3 की वैल्यू कितनी है, 0.25, P4 0.20 प्लस 0.15 प्लस 0.10, दिस इज 25 और 20 45 और 550 1060 और 70। ओके बच्चे, दोनों ही तरीके से 0.7 आ रहा है। तो अभी तो चलो ये भी कोई बहुत बड़ा नहीं था, सिर्फ 4 चीजों का सम था, बट सोचो अगर n 20 होता, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर के 20 तक का सम निकालना कितना ट्रबल सम हो जाता। तो वहां तो यही रास्ता फिर हमें बचाता ना, हमारी जान तो यही बचाता। तो जो छोटा रूट होता है कैलकुलेशन में, हम उसी को कैलकुलेट करते हैं, देख लेते हैं कि कौन सा छोटा रास्ता है और उसी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। दिमाग में रहना चाहिए कि सबका सम हमेशा ही 1 आएगा, क्योंकि 6 कंप्यूटर्स में से इतने ही रैंडम वेरिएबल बन सकते हैं, तो उनका प्रोबेबिलिटी भी जो दिया होगा वो सबकी वैल्यू 1 ही आएगी। क्लियर बच्चे? थर्ड में बताओ मुझे, P फॉर बिटवीन 2 and 5 कंप्यूटर्स इंक्लूसिव, तो x की वैल्यू कौन कौन सी लेंगे, जल्दी बताओ। 2 3 4 5, ठीक है, इंक्लूसिव है ना, तो P फॉर x ऐसे बना देंगे 2 से 5 तक। तो ये हो जाएगा, सिंस दीज आर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, तो हम x की वैल्यू 2 3 4 5 ही लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स था और ये कभी भी डेसिमल में नहीं आएगा। अब 2 3 4 5 की जो प्रोबेबिलिटी है आप उसको डाल दो। P2 इज 0.15। यस, क्या बोल रहे हो? अच्छा, P2 की वैल्यू कितनी है, 0.15, P3 is 0.25, P4 is 0.20 and this is 0.15।
15, 15, 30 और 45, 75 है ना, तो 0.75. नेक्स्ट इज P फॉर x बिटवीन 2 and 5 एक्सक्लूसिव होगा. एक्सक्लूसिव मीन्स हाँ, बाउंड्री पॉइंट को नहीं लेना, 2 and 5 को नहीं लेना, हमें 2 and 5 को नहीं लेना, तो P x ऐसे लिख देंगे 2 से 5 के बीच में. तो बस ये क्या, ये तो खाली 3 और 4 बच गया, तो P3 प्लस P4. P3 is 0.25, P4 is 0.20, this is 0.45. ठीक है, तो ये था बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक. और इसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इस पूरे को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. When we can have all the possible random variables, probability distribution. Probability distribution और probability mass function. याद रखना ये सारे टर्म्स चैप्टर 4 में भी रिपीट होंगे. अभी तो हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यूज कर रहे हैं और चैप्टर 4 में ये डेंसिटी फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही अलाउड होंगे. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इन चैप्टर 4, वहां मास फंक्शन नहीं यूज करते. तो ये चैप्टर 4 में डेंसिटी फंक्शन हम लोग यूज करेंगे वर्ड. इसमें किसी को कोई दिक्कत बच्चे नहीं है? तो अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल 3.8. 3.9 तो आप लोग भी कर सकते हो, 3.10 मुझे कराना है. फिर पैरामीटर्स और CDF. CDF तो नेक्स्ट क्लास में होगा. क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आज तो नहीं हो पाएगा. ये एग्जाम्पल 3.8 देखो, फटाफट करा ही देते हैं क्लास में. 6 lots of computers components are ready to be shipped by a certain supplier. कोई सप्लायर जो है वो लॉट और नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स दे रखा है. कोई सप्लायर जो है वो इस लॉट में द नंबर ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट्स इन ईच लॉट इज एज फॉलोज. हर लॉट में नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स दे रखा है कि अगर एक का लॉट भेज रहे हैं तो उसमें कोई डिफेक्टिव नहीं आ रहा है, 2 का भेज रहे हैं तो 2 डिफेक्टिव. ऐसा हुआ होगा कभी, 3 भेजा था कोई डिफेक्टिव नहीं आया था, 4 भेजा उसमें से 1 निकल गया, 5 में से 2 निकल गए और 6 में से 1 भी नहीं निकला. One of these lots is to be randomly selected. अब इन टोटल 6 लॉट में से कोई भी लॉट को हम रैंडमली चूज करेंगे फॉर शिपमेंट टू अ पर्टिकुलर कस्टमर. अब हमें नहीं पता कि कौन सा लॉट कस्टमर के पास जाएगा, कौन सा लॉट कस्टमर के पास जाएगा. इन्होंने पूछा है let x be the number of defectives. Let x be the number of defectives in the selected lot. तब इन्होंने आपसे 3 बातें पूछी हैं. फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी फॉर नो डिफेक्टिव. इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि जो भी कस्टमर को लॉट मिलेगा उसमें एक भी डिफेक्टिव ना हो. व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी. दूसरा है P फॉर 1 डिफेक्टिव, एक डिफेक्टिव निकल जाता है उसके लॉट में. एंड थर्ड इज P फॉर 2 डिफेक्टिव्स. अरे मान लो ना हम ही लोग किसी कंपनी से माल मंगवा रहे हैं, ठीक है, कनाडा से माल मंगवा रहे हैं अपने फैक्ट्री के लिए,
तो वो इतने अलग अलग लॉट में, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, भेज सकते हैं वो, एक भी भेज सकते हैं, दो भी भेज सकते हैं, तीन भी, और ऐसा पिछले रिकॉर्ड में हुआ है उनके साथ। अब हमने जो पिछला उनके साथ ट्रांजेक्शन किया है ना, उसके बेसिस पे निकालना चाह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि हमें एक भी डिफेक्टिव ना मिले, एक मिल जाए, दो मिल जाए, ये सब हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो देखो बच्चे कैसे डिसाइड करते हैं। नो डिफेक्टिव का मतलब है x होना चाहिए 0, क्योंकि x ही तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव को शो कर रहा है। पहले ये बात समझो, ये समझ में आई बात या नहीं? यहां पर रैंडम वेरिएबल क्या है? x। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स। और पहले बार में नो डिफेक्टिव का मतलब है x शुड बी 0। अब देखो तो जरा कि x कहां कहां 0 है। यहां 0 है, यहां 0 है, यहां 0 है। There are 6 types of lots. There are 6 types of lots. Out of these 6 lots, 3 lots are there which have no defectives. यानी नो डिफेक्टिव का केस तभी हो सकता है जब आप लॉट्स कौन सा चूज कर रहे हैं? लॉट्स ऑफ 1 या 3 या 6। 1 और 3 और 6। और 6 में से जब आपने 3 चूज किया है तो प्रोबेबिलिटी विल बी 3/6, यानी कि 1/2। यानी 50-50 चांस होगा कि डिफेक्टिव मिले भी और ना भी मिले। ठीक है, तो अगर आपको डिफेक्टिव नहीं मिलता है तो आप खुशियां मनाओ, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट में आपको डिफेक्टिव मिल सकता था, क्योंकि 50-50 चांस का मतलब ही यही होता है। समझ में आई बात? अब इसका जवाब आपको देना है। P फॉर 1 डिफेक्टिव। 1 डिफेक्टिव आने के लिए कौन कौन से लॉट्स के आने की जरूरत है, बताओ तो? बस एक ही, 4। सिंगल लॉट में सिर्फ 1 डिफेक्टिव मिल रहा है, तो लॉट्स ऑफ 4 यानी कि 1/6। सो सिंपल। थर्ड, P फॉर 2 डिफेक्टिव्स। ये x कुछ और है, लॉट कुछ और है। x इज नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स। 2 डिफेक्टिव्स के लिए कौन कौन से लॉट्स चूज होने चाहिए, जल्दी बताओ? ये और ये, तो हाँ, 2 and 5। लॉट्स ऑफ 2 और 5। तो 6 में से 2 लॉट में है 2 डिफेक्टिव्स वाले केसेस, तो 2/6। दीज 3 आर द प्रोबेबिलिटीज। इजी था। तो ये हो गए हमारे थोड़े से पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के एग्जाम्पल्स। अब 3.9 आपको देते हैं होमवर्क, ये आप खुद भी कर लोगे। एग्जाम्पल 3.9 को लिख लो होमवर्क में। और अभी हम लोग करेंगे 3.10। मजा आएगा 3.10 में। क्यों? 3.9 आपने कर लिया है? अच्छा, रीडिंग्स नहीं है। क्वेश्चन तो काफी बड़ा है 3.9 का। चलो फिर भी हम लिख देते हैं, यहाँ ध्यान दो। Consider whether the next person buying a computer at a certain electronic store buys a laptop or a desktop model। मतलब यहाँ पर लैपटॉप की खरीदारी हो रही है, कंप्यूटर की लैपटॉप और डेस्कटॉप मॉडल। इतना तो समझ में आ गया कि 2 मॉडल अवेलेबल हैं। अब आगे क्या कहना है इनका? लेट x इज इक्वल टू 1 if customer purchases a laptop model, और 0 if customer purchases a desktop। अब इन्होंने दे रखा है कि if 20% of all purchasers, if 20% of all purchasers during that week selected, during that week हटा देते हैं,
सेलेक्टेड डेस्कटॉप, मतलब डेस्कटॉप खरीदने वाले 20% हैं, तो आपको इसका पीएमएफ बनाना है। कंस्ट्रक्ट पीएमएफ, कंस्ट्रक्ट पीएमएफ, ठीक है, इसका पीएमएफ बनाना है, बस यही है क्वेश्चन। मुझे लगता है आप लोग इसको कर लोगे। इसमें सबसे पहले ये बताओ कि x इज इक्वल टू 1 लिया है हम लोगों ने लैपटॉप के लिए और डेस्कटॉप के लिए 0 लिया है, ऐसा क्यों, क्या स्टडी करना चाह रहे होंगे, आपको कोई आइडिया है? कुछ अपना दिमाग लगा करके बोलो कि उन्होंने डेस्कटॉप पे 0 क्यों लिया, क्या मतलब हो सकता है इसका? जो भी आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं बोलो, इसमें रिकॉर्ड नहीं होता है आपका वॉइस। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा? हाँ, उनका मेन फोकस लैपटॉप पे है, डेस्कटॉप पे तो उनको ध्यान ही नहीं देना। तो मेन फोकस लैपटॉप पे है, इसलिए उसको पूरा का पूरा इंपॉर्टेंस दे दिया, और डेस्कटॉप को नहीं देखना इसलिए उसको ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए उसके लिए 0 ले ले रहे हैं। ठीक है, तो लैपटॉप पे फोकस है इसलिए उसको 1 लिया। किसी स्टडी में हो सकता है कि डेस्कटॉप पे फोकस हो तो वहां 1 ले लेंगे। और मुझे ये बताओ कि x की रैंडम वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? दो ही हो सकती है, या तो 0 या फिर 1। अब दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी आपको लिखना होगा, आप अपना लिखना, छोटा सा पीएमएफ बनेगा, बुक में भी सॉल्व कर रखा है, इजी है ये। इसका मतलब है तब तो हो ही गया, लो बना देते हैं इसका पीएमएफ, है ही कितना बड़ा। x इज इक्वल टू P1 बनेगा, P0 बनेगा। P1 का मतलब है लैपटॉप खरीद रहा है, अगर 20% परचेज डेस्कटॉप खरीद रहे हैं तो 0 में डेस्कटॉप वाले आते हैं, तो इसका हो गया 0.2, इसका हो गया 0.8, क्योंकि जो डेस्कटॉप नहीं खरीद रहे वो लैपटॉप खरीद रहे हैं परचेजर में से, बन गया पीएमएफ। इफ x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, और अगर x 0 और 1 नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0, क्योंकि ऐसा कुछ केस नहीं है, देयर इज नो अदर ऑप्शंस अवेलेबल अदर देन द लैपटॉप और डेस्कटॉप, उसको छोड़ करके कुछ और खरीद ही नहीं सकता कस्टमर, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी को कर दिया हम लोगों ने 0, और यही बन गया पीएमएफ। आई बात समझ में? पीएमएफ का मतलब होता है writing all the possible values of a random variable and their respective probabilities, that is called PMF। ठीक है बच्चे? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे CDF, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो तो नेक्स्ट क्लास में ही जाएगा, आज नहीं हो पाएगा। एक मुझे एग्जाम्पल बस डिस्कस करना है आपके साथ, 3.10, 3.10 और 11 फिर हम आपको दे देंगे होमवर्क, और फिर नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे 3.12 यानी पैरामीटर ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। तो मिलते हैं हम लोग अभी। नाउ सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 3.10। प्लीज आप लोग म्यूट कर ले बच्चे अपना माइक, किसी का माइक ऑन था। 3.10, ध्यान से सुनना क्वेश्चन। कंसीडर अ ग्रुप ऑफ 5 पोटेंशियल ब्लड डोनर्स। 5 ब्लड डोनर्स है। पोटेंशियल ब्लड डोनर्स का मतलब क्या हो गया? ब्लड डोनेशन के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, आपका वेट, हाइट, या कोई ऐसा मेडिकल ये तो नहीं है, कोई डिजीज वगैरह आपको तो नहीं है, ये सब थोड़ा वो पूछते हैं आपसे, एक फॉर्म भरवाते हैं, अगर नहीं है तभी आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, क्योंकि कॉन्टेमिनेटेड ब्लड किसी को नहीं दिया जाएगा। कंसीडर अ ग्रुप ऑफ 5 पोटेंशियल ब्लड डोनर्स ABCDE, ये 5 पर्सन हैं जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ऑफ हुम ओनली A एंड B हैव O पॉजिटिव ब्लड। किसका किसका O पॉजिटिव ब्लड है किसी का यहाँ पर? किसके किसके हैं O पॉजिटिव? समीर के हैं, ओके। और किसके हैं? मर्लिन के भी हैं,
दीपांशु के भी है, चलो मेरा भी है ओ पॉजिटिव। तो चलो देखते हैं। ओ पॉजिटिव ब्लड, 5 ब्लड सैंपल्स, 1 फ्रॉम ईच इंडिविजुअल। अब देखो 5 ब्लड सैंपल लिए गए होंगे, सबके पांचों के हैं। जरा सोच समझ करके आप लोग जवाब देना इसका। 5 ब्लड सैंपल लिए गए हैं, will be typed in random order until an O positive individual is identified। मतलब ये ए है, बी है, सी है। जब भी आप जाते हो ब्लड देने तो एक स्टिकर नहीं लगा देते आपके नाम के साथ, आपसे नाम पूछते हैं और फिर एक प्रिंटेड स्टिकर आ जाता है और उसके ऊपर लगा देते हैं, छोटा सा जो कार्ट्रिज होता है उसके ऊपर। तो ए बी सी डी ई। अब अगर ए में ओ पॉजिटिव मिल गया, खत्म कहानी, वहीं पे बंद कर देंगे, आगे उन्हें चेक करना ही नहीं है। चेक नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। 5 blood samples, 1 from each individual, will be typed in random order until an O positive individual is identified। जब तक O positive वाला बंदा नहीं मिल जाता तब तक हम चेक करते रहेंगे सैंपल्स को, और पहली बार में O पॉजिटिव मिल जाएगा तो बाकी का चेक करने का जरूरत ही नहीं होता है। लेट दी रैंडम वेरिएबल y, ऐसा होता है ना, अगर घर में किसी का भी ऑपरेशन हो रहा होता है तो जनरली कहते हैं कि जो सिबलिंग्स होते हैं, ब्रदर सिस्टर, सबको वहां होना चाहिए, रिलेटिव्स को, जो उनके ब्लड के रिलेटिव्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जिनका भी ब्लड ग्रुप उसके साथ मैच कर जाएगा उनका ब्लड उनको चढ़ा दिया जाएगा। वैसे आजकल तो सबको जन्म के साथ ही ब्लड ग्रुप पता लग जाता है, तो जिनका जिनका ब्लड ग्रुप मैच करता है, जिनका ऑपरेशन होने वाला, उनको तो जरूर जाना चाहिए। तो यहाँ है कि अगर पांचों में से जिसका पहले वो पॉजिटिव मिल गया, काम तो हो गया, वहीं पे बंद कर देंगे, अब आगे सबका चेक करने का जरूरत नहीं है। लेट y बी द नंबर ऑफ टाइपिंग्स नेसेसरी, लेट y बी द नंबर ऑफ टाइपिंग्स नेसेसरी। टाइपिंग्स, मान लो उन्होंने पहले बार में उनके हाथ में आ गया ई का सैंपल, उन्हें थोड़ी पता था कि किसका ओ पॉजिटिव है, ई वाले को ही पहले चेक कर लिया, ये ओ पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, इसको हटाओ। अब डी को लिया, ये भी ओ पॉजिटिव नहीं है, हटाओ, यानी 2 बार टाइपिंग वेस्ट गया। तीसरे बार में सी को लिया, ये भी ओ पॉजिटिव नहीं आया, हटाओ, 3 टाइपिंग वेस्ट चला गया। अब जो चौथा टाइपिंग होगा वो तो ओ पॉजिटिव आएगा ही आएगा, चाहे ए ले ले चाहे बी ले ले। तो लेट वही है कि 4 बार तो टाइपिंग करना ही पड़ेगा कम से कम, और शुरू होगा कहाँ से, 1 से 4 तक जाएंगे। अभी समझ में आ जाएगा, पहले क्वेश्चन लिखने दो। लेट y बी नंबर ऑफ टाइपिंग्स necessary to identify O positive individual, construct its PMF, construct its PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बनाना है हमें। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मतलब क्या बच्चे, जितने भी पॉसिबल रैंडम वेरिएबल्स हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी के साथ दिखला तो दैट इज योर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब देखो हमारे पास दो दो हैं ओ पॉजिटिव वाले, दो दो हैं ओ पॉजिटिव वाले। अगर पहले बार में ही टाइपिंग, फर्स्ट टाइपिंग में ही ओ पॉजिटिव आ गया, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि फर्स्ट बार में ही ओ पॉजिटिव वाला टाइपिंग वाला ब्लड मिल जाए? कोई बता सकता है मुझे? 1/2 कैसे बोल रहे हो? टोटल है नहीं, टोटल तो 5 है ना, 1/5 भी कैसे, 2/5 होगा। क्यों सब भूल गए प्रोबेबिलिटी जो 9th से पढ़ते चले आ रहे हो? सीधी सी बात है, 1 का मतलब है कि हमें ओ पॉजिटिव वाले बंदे मिल रहे हैं। कितने हैं ओ पॉजिटिव वाले? 2, और टोटल कितने हैं? 5। सो सिंपल। अब P फॉर सेकेंड टाइपिंग, इसमें दिमाग लगाना है। सेकेंड टाइपिंग का मतलब है कि पहले बार में ओ पॉजिटिव वाला नहीं आया है। So how many blood donors are there who are non O positive? 3 है।
तीन है जो कि नॉन ओ पॉजिटिव है, हो सकता है उन्हीं तीनों में से कोई एक हाथ लग गया होगा पहले चांस में, तभी उन्हें नेक्स्ट टाइपिंग की जरूरत पड़ी ना। नेक्स्ट टाइपिंग में ही ओ पॉजिटिव मिल जाएगा क्योंकि हमने y की वैल्यू 2 ली है। तो अब नेक्स्ट बार में कितने बंदे बचे बताओ जल्दी, 5 में से एक सैंपल तो कम हो चुका है। अब सेकेंड चांस में 4 सैंपल होंगे और कितने होंगे ओ पॉजिटिव वाले, 2। ऐसे ही आपको सोचना है। सो दिस इज सॉल्व करके 3/10। अब आप इसका जवाब दे सकते हो कि थर्ड टाइपिंग में आए ओ पॉजिटिव, इसका मतलब पहले और सेकंड चांस दोनों में ही नॉन ओ पॉजिटिव वाले आ रहे हैं। ध्यान से जवाब देना। तो पहले बार में मुझे क्या लिखना चाहिए, 3/5, और दूसरे बार में 1 मिनट, इस ग्रुप में से एक कम हो चुका है, ऊपर में भी तो 2 आ जाएगा और नीचे में भी एक कम हो चुका है, 2/4। ये 3 थे ना ग्रुप में, 3 में से एक तो आ चुका होगा, नेक्स्ट टाइम में भी इसी ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो अब 2 ही ऑप्शन है। और अब क्या लिखेंगे, 2/3, क्योंकि 2 तो हम लोगों ने ऑलरेडी 2 सैंपल चेक कर लिया, 5 में से बचे हैं 3 और ओ पॉजिटिव वाले हैं इस ग्रुप में, तो 2/3। सो दिस इज 3 3 कैंसिल, 2 2 जा 4 4 कैंसिल, 1/5। अब y इज इक्वल टू 4, व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी कि फोर्थ टाइपिंग में मिल ही जाए। तो इसका मतलब है कि पहले बार में भी उसी 3 से आ रहे हैं, दूसरे बार में भी उसी 3 के ग्रुप से आ रहे हैं, और फिर उसी से आ रहे हैं, और फिर अब बच गए 2/2। समझ में आ रहा है, ये देखो 3/5, उसके बाद से बचे 4 तो 2/5, फिर उसके बाद से बचे 3 तो 1/3, उसके बाद से बचे 2, 2/2। ये सब कैंसिल हो जाएंगे, देखो ना, 2 2 4 3 3 कैंसिल। ये क्या आ रहा है, ये 1 आना चाहिए, 3/5 2/4 2/3, फोर्थ टाइपिंग में मिल ही जाएगा। तो गलत क्या किया, डिनोमिनेटर में तो 4 है ना, 3/5 2/4 1/3। अच्छा नहीं, सही है, 0.1 ही आएगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 1 नहीं आएगा, 0.1 है वो। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। और 5 टाइपिंग की जरूरत पड़ेगी क्या, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फोर्थ टाइपिंग में ही कोई ना कोई पकड़ में आ जाएगा ओ पॉजिटिव का, तो फिफ्थ टाइपिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो अगर कोई पूछे कि फिफ्थ टाइपिंग की जरूरत पड़ेगी तो नो, लॉजिकल है, क्योंकि विद इन 4 टाइपिंग्स वी विल फाइंड ओ पॉजिटिव ब्लड डोनर, तो फिफ्थ की देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग द फिफ्थ टाइपिंग। क्लियर बच्चे। तो यहाँ पर जो पीएमएफ बनेगा, अब आप इस तरीके से बना दोगे, पीएमएफ वाई की कितनी वैल्यू आई है देखना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब पी वाई की वैल्यू निकाल दो, देखो यहाँ पी वाई हमें अपने दिमाग से निकालना पड़ा ना, 2/5 3/10 1/5 1/10, ये बन गया पीएमएफ टेबल। पीएमएफ टेबल, ये पीएमएफ टेबल बनाना हम लोग सीख रहे हैं 3.2 में, लेकिन इस पीएमएफ टेबल से भी पता है हम लोग क्या निकाल सकते हैं फर्दर, एक्सपेक्टेंसी और वेरिएंस। मैंने पहले ही चैप्टर में आपको कह दिया था कि पूरे स्टैट्स में हर जगह मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, ये दो चीज हर जगह हमें फाइंड आउट करना है। तो ये चीज हम लोग 3.3 में सीखेंगे, लेकिन उसके पहले नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, क्लास 2 में करेंगे चैप्टर 3 का CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन।
क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और कंटिन्यू करेंगे हम लोग कौन से एग्जाम्पल से, और पैरामीटर भी है तो एग्जाम्पल 3.12 से कंटिन्यू करेंगे। तो ये चीज समझाने में, और फिर पीएमएफ से सीडीएफ कैसे जाते हैं, सीडीएफ से पीएमएफ कैसे आते हैं, ये भी हमें प्रोसेस सीखना है, क्योंकि एग्जाम में पीएमएफ से सीडीएफ बनाना तो आम बात है, लेकिन सीडीएफ से पीएमएफ बनाना भी आना चाहिए, इसके भी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, इसलिए इन दोनों का ही हमें प्रैक्टिस करना है। तो नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्लास भी, अब तो हर क्लास ही चैप्टर 3 का इंपॉर्टेंट होगा।